हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसा कि हमने अपने क्लास 11 के एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी ज्योग्राफी की, उसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या मैनेजमेंट है इन सब हजार्ड्स और डिज़ास्टर्स के लिए। सो हम इस चैप्टर में साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड के, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स एंड ड्राउट्स। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और बाकी के चैप्टर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। सो इस चैप्टर में भी मैं वैसे ही करूँगी। सो नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, तो इसमें पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाती हूँ लाइन टू लाइन, और कभी कभार मैं आपको पहले भी समझा देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है। यू माइट हैव रीड अबाउट सुनामी और सीन द इमेज ऑफ हॉरर ऑन टेलीविजन सेट इमीडिएटली आफ्टर इट हैपन्स। सो आपने सुनामी के बारे में सुना ही होगा और आपने पिक्चर देखी होगी, उसकी हॉरर पिक्चर में देखा होगा। और कभी भी जब सुनामी आती है उसके बाद में कहीं पे भी सुनामी आई, उसके बाद हमें टेलीविज़न में वो देखने को मिल ही जाती है। और हमें अर्थक्वेक के बारे में हम अवेयर ही हैं कि हमारे कश्मीर में हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अवेयर ही हैं। सेम चीज़ वही लिखी हुई, यू मे ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द सीवियर अर्थक्वेक इन कश्मीर ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के बोथ साइड में जो अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, उसके बारे में भी हमें पता ही है। द डैमेज कॉज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग दीज एपिसोड हैज़ मूव्ड अस ऑल। सो जो भी डैमेज हुआ था हमारी प्रॉपर्टीज़ को, ह्यूमंस की, उसके बारे में हम सबको पता ही है। व्हाट आर दीज एज फिनोमेना एंड हाउ दे कॉजेज। सो ये क्या है, इनका कैसे कॉज होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम इनको कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे, एनालाइज सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके। चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, ये सब होता है जो हमारा नेचर का लॉ है उसमें चेंज होने की वजह से। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गो ऑन uninterruptedly, involved phenomena, big and small material and non-material, that make our physical and social cultural environment. It is a process present everywhere with variation in terms of magnitude, intensity and scale. So ये जो है कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि हम इंटरप्ट करते रहते हैं, इंटरप्शन होती रहती है कोई स्मॉल और बिग मटेरियल से, या फिर कोई बिना मटेरियल के भी जो हम फिज़िकली इंटरप्ट करते हैं हमारे जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में, जो भी हम सब कुछ करते हैं, उन सब की वजह से ये सब होता है, हमारा ये नेचर का चेंज होता है। और ये प्रोसेस जो है वो वेरिएशन में होती है, जैसे कि मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो गया, इंटेंसिटी का, स्केल का, इन सब के वेरिएशन पे हर जगह होती रहती है। कहीं पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं कम का आता है, कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी और कहीं पर कम होती है। सो ये सारी चीज़ें हमें होती रहती हैं हर उसमें। ठीक है। Change can be a gradual or slow process like the evolution of landform and organism, and it can be as sudden and sweep as volcanic eruption, tsunami, earthquake and lightning etc. So change जो है वो हमारा स्लो भी हो सकता है और एकदम फास्ट भी हो सकता है। जैसे कि हमारा सडन में हमारे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो एकदम से सडन होता है, एकदम से पूरा लावा जो है वो बाहर आ जाता है। एकदम से सुनामी आती है तो भी एकदम से आती है भाई। अर्थक्वेक होता है तो भी एकदम, भूकंप आता है तो एकदम से आ जाता है। बट उसके पीछे जो प्रोसेस होती है, जो उसको बोल्ड करता है, वो सारे कॉजेज करता है, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होती रहती है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो सिमिलरली it may remain confined to a smaller area occurring within a few seconds, like hailstorm, tornadoes and dust storm, and it can also have global dimensions such as global warming and depletion of the ozone layer. So ये कभी कभी थोड़ी सी एरिया में भी हो सकता है, जैसे कि हेल स्टॉर्म जब होते हैं तो वो थोड़ी सी स्टेट एरिया में हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, और कभी कभी
पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अपना ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है, ठीक है। बिसाइड दीज changes have different meanings for different people. It depends upon the perspective one takes while trying to understand them. So इसमें हर एक इंसान का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, कोई उसको डिफरेंट तरीके से लेता है, कोई उसको डिफरेंट तरीके से लेता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ह्यूमन हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, सो उसमें अलग अलग टाइप के ह्यूमन है, अलग अलग उनकी थिंकिंग है, अलग अलग टाइप से सोचते हैं। सो यही प्रोस्पेक्टिव जो है उनका अलग अलग होता है, ये कॉजेस को भी लेके। और कभी कभी क्या होता है, जो नेचर के कॉज से, इसमें हम कहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर चेंजेस आर वैल्यू न्यूट्रल, दीज आर नाइदर गुड नॉर बैड। नेचर के पर्सपेक्टिव से जब हम सोचते हैं तब हम कहते हैं कि जो चेंजेस जो हो रहे हैं वो ना तो गुड हैं हमारे लिए, और मतलब नेचर के लिए, और ना ही बैड है, ना खराब है और ना ही अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अपने अपने लोगों के हिसाब से, बट फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव दीज आर वैल्यू लोडेड, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू लोडेड है। देयर आर सम चेंजेस दैट आर डिज़ायरेबल एंड गुड, लाइक the change of season, the pinning of fruit, while there are other like earthquake, floods and wars that are considered bad and desirable. So कुछ चेंजेस जो है वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। अच्छे कौन कौन से, जैसे सीज़न का चेंज होना। सीज़न का चेंज होना क्यों अच्छा है, क्योंकि जब अलग अलग सीज़न आती है उस टाइप से हमारी जो, जब बारिश होती है तो हम दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं, जब गर्मी आती है तो हम दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं। सो अलग अलग सीज़न की वजह से हमारा अलग अलग टाइप के हमें फूड मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से, और फ्रूट्स भी, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट का रिपेनिंग होना, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि जो ये कॉजेज़ हैं चेंज होना हमारे नेचर का, ये बहुत अच्छा है। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, कहीं पे भाई फ्लड आ गई, एकदम बाढ़ सी आ गई, तो उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसलिए हमें ये चेंजेस बुरे लगते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से हो गए। सो ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट यू लिव इन एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ चेंजेस which take place over a long period of time and those which take place within a short period of time. Do you know why some changes are considered good and other bad? Prepare a list of changes which you notice in your daily life and give reason why some of these are considered good or other bad. So same वही है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करो, उसमें आप देखो कि कौन कौन से चेंजेस आप अपने आसपास देख रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, और फिर उसके बाद में बताओ कि वो आपके लिए गुड क्यों है और बैड क्यों है। सो वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि सीज़न का चेंज होना, उसमें हमें फूड की ज़रूरत होती है, मतलब हमारे अलग अलग टाइप के फूड मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं। अर्थक्वेक और फ्लड से हमारे को डिज़ास्टर हो जाता है, मतलब हमारे जो ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी पे नुकसान हो जाता है, घर ढह जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों की वजह से ये बेकार होते हैं। In this chapter, we will read about some of these changes which are considered bad and have haunted humankind for a long time. So इस chapter में हम अच्छे changes के बारे में नहीं, हम बेकार changes के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए bad हैं। So हमारे humankind के लिए, हमारे पूरे humans के लिए। Disaster in general and natural disaster in particular are some changes that are always disliked and feared by humankind. So disaster जो है वो हमेशा ही humankind के लिए, मतलब हम लोगों के द्वारा गलत बोला जाता है, बैड बोला जाता है, खराब बोला जाता है, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कितने लोगों के घर ढह जाते हैं, किसी लोग का कुछ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं। अब भाई ये डिज़ास्टर होता क्या है? डिज़ास्टर इज़ एन अनडिज़ायरेबल occurrence resulting from force that are largely outside human control, strikes quickly with little or no warning. So डिज़ास्टर एक अनडिज़ायरेबल occurrence है, मतलब कि डिज़ायर नहीं करते हैं हम उस चीज़ का और वो हो जाता है, जिसके रिजल्ट से जो हमारा ह्यूमन की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती हैं, और
जो कि हमारे ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, उसको रोक सकें। लार्जली आउटसाइड ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर है लार्जली, ठीक है। और ये होता है एकदम से क्विकली हो जाता है, वो भी लिटिल और नो वार्निंग। कभी कभार तो हम थोड़ी बहुत पहले हमें वार्निंग मिल जाती है डिज़ास्टर होने से पहले, और कभी कभी वार्निंग नहीं मिलती है, विच कॉजेज और थ्रेटन सीरियस डिसरप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डेथ एंड इंजरी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो जो कि कॉज करता है हमारी लाइफ पर और हमारी प्रॉपर्टीज़ को थ्रेटन करता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, हमारे ह्यूमंस जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, डेथ हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी इंजरीज हो जाती है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की। and required therefore mobilization of effort in excess of that which are normally provided by statutory emergency service। so उसके लिए हमें emergency services provide करनी पड़ती हैं। ओके, सो ये रहा हमारा डिज़ास्टर। सो अब हम आगे का पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम जियोग्राफिकल literature viewed disaster as a consequence of natural force and human beings were treated as innocent and helpless victim in front of mighty force of nature। so बहुत टाइम तक जो डिजास्टर्स थे उनको जो था वो एक नेचर का फोर्स मान लिया गया, मतलब कि भाई ह्यूमंस की कोई गलती नहीं है, ह्यूमंस इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमंस ने कुछ भी नहीं किया। डिजास्टर भगवान, मतलब एक टाइप से भगवान करा रहे, टाइप नेचर का, ये नेचर कराता है, नेचर की तरफ से होता है, जो भी होता है उसका फोर्स है, नेचर ही सब कुछ करता है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जो है इनोसेंट है बहुत ही ज़्यादा, कि भाई हो रहा है अपने आप, क्या करें अब, कैसे बचें हम। बट ऐसा नहीं है, हम लोग को हेल्पलेस विक्टिम माना गया और इनोसेंट माना गया। बट नेचुरल फोर्सेस आर नॉट द ओनली कॉजेज ऑफ डिजास्टर। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कॉजेज जो है वही डिजास्टर का कारण है। डिजास्टर आर ऑल्सो कॉज्ड बाई सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना उनके द्वारा भी डिजास्टर होता है। ये नहीं कि वो हम लोग बहुत इनोसेंट है, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं और बस डिजास्टर हो जा रहे हैं। वो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू डिज़ास्टर होता है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डिज़ास्टर होने की। देयर आर सम एक्टिविटीज़ कैरिड बाय ह्यूमन बीइंग दैट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ास्टर, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डिज़ास्टर के। जैसे कि हमारा भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, हमारा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, हमारा वॉर होते हैं, जो हमारे रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एनवायरमेंट पॉल्यूशन लाइक नॉइज एयर वाटर एंड सॉइल आर सम ऑफ डिजास्टर्स विच आर कॉज्ड डायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शंस। ये जो सारे हैं, ये जो है वो हमारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस से होता है। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों होता है? क्योंकि हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हमारे फ्रिज, हमारे रेफ्रिजरेटर से क्या निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और हम गर्मियों में बस ठंडा पानी पीते जाते हैं, हमें ठंडी चीज़ चाहिए होती है, तो उससे भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो कि हमारे डिज़ास्टर के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं डिज़ास्टर होने में। There are some other activities of human beings that accelerate or intensify disaster indirectly। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, जो जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड आना हो गया, ये सब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हम करते हैं वो इनडायरेक्टली होती है, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं ना, पेड़ काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, और हम अपनी लैंड का बेकार यूज़ कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं, लैंड का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पेड़ काट काट के वहाँ पे अपना रहने की जगह बना रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उनसे हमारे फ्लड आ रहे हैं, उनसे हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे लोग लैंडस्लाइड आ रही है ऐसी एरियाज़ पर। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, unscientific land use and construction activities in fragile area are some of the disaster। fragile area मतलब जहाँ पर हमको नहीं करनी चाहिए उस एरिया में भी हम कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने की जगह हम काटे ज़्यादा जा रहे हैं।
सो यहाँ पे ये लिखा है कि आप क्या ऐसी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपने आसपास और स्कूल के आसपास देख सकते हैं जो कि डिज़ास्टर फ्यूचर में ला सकती हैं। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट इट, और क्या आप कुछ मेजर्स दे सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन मेड disaster have increased both in their numbers and magnitude over the year, and concerted efforts are on at variable level to prevent and minimize their occurrence. सो हमारे डिज़ास्टर जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं अपने मैग्नीट्यूड में, नंबर्स में, हर टाइम। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि मतलब जिनसे उनसे हमें कितना अफेक्ट होता है, उनसे हमारी लाइफ पे कितना अफेक्ट होता है, उनसे हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारा हमारा होता है। ठीक है, नंबर्स में मतलब कैसे जल्दी जल्दी डिजास्टर आए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बाढ़ आ जा रही है, जल्दी जल्दी अर्थक्वेक आए जा रहे हैं, लैंडस्लाइड होती जा रही है हर जगह पे पहाड़ी एरिया में। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। थॉट द सक्सेस हैज़ बिन ओनली नॉमिनल सो फार, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सम ऑफ दीज डिजास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शंस। और क्या होता है, और हम कुछ कुछ मेजर्स भी ले रहे हैं जिसकी वजह से हम डिजास्टर्स को कुछ हद तक कंट्रोल भी करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो प्रिवेंशन है ये बहुत ही नॉमिनल है, मतलब बहुत कम है अभी इस टाइम पे जो ह्यूमन एक्शंस के द्वारा हो रहे हैं। एज अपोज्ड to this, very little is possible to prevent natural disaster. Therefore, the best way out is to emphasize on natural disaster mitigation and management. But natural disaster को ख़त्म करना, natural disaster को prevent करना, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, वो इतना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत ही पॉसिबल, वेरी लिटिल इज़ पॉसिबल, बहुत कम पॉसिबल है। बट उसको हम क्या करें कि हमें उसके लिए मिटिगेशन और उसको मैनेजमेंट करना होगा, जिससे कि हमारे ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर आए बट उसका हमें उतना फ़र्क ना पड़े। हमें खुद को ऐसे तैयार करना होगा, हमें उसके लिए ऐसी मिटिगेशन, ऐसी मतलब ऐसी सुविधाएं पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाया है इंडिया का। और हमारा अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, जो हमने 1993 में समिट अपना स्टार्ट करी थी। हमारे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, जो कि 1994 में हुई थी जापान में, इन सारी जगह पे हमने हुई थी। सम of the concrete step toward this direction initiated at different levels. So different basis लेवल पर, जैसे कि नेशनल लेवल पे हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है नेशनल, और कहीं का पर हमने हमारी अर्थ समिट है जो कि हमारी रियो डी जेनेरो में हुई थी 1993 में ब्राज़ील में। सो ये सारे हमने ग्लोबल लेवल पर और अपने नेशनल लेवल पर कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिससे हम अपने मिटिगेट कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने डिज़ास्टर्स के लिए। So most often it is observed that scholars use disaster and natural hazard as interchangeable. Both are related phenomena yet quite distinct from each other. Hence, it is necessary to distinguish between the two. So कभी कभी हम क्या देखते हैं, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत ही जो डिज़ास्टर और नेचुरल हजार्ड्स को है ये लोग इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं। मतलब नेचुरल हजार्ड्स की जगह पे ये डिज़ास्टर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, डिज़ास्टर वर्ड की जगह नेचुरल हजार्ड्स यूज़ कर लेते हैं। बट इनमें थोड़ा ही चेंज है, बिल्कुल माइन्यूट सा। सो वो चेंज क्या है, हम वो चेंज पढ़ेंगे। मतलब दोनों ही एक चीज़ नहीं है, कुछ कुछ चेंज है उनमें। नेचुरल हजार्ड्स जो है वो elements of circumstances in the natural environment that have the potential to cause harm to people and property or both. So जो natural hazards है वो एक circumstance है, हमारे जो natural environment के जो elements हैं उसमें उसके पोटेंशियल से, उसके थ्रू जो हमारे ऊपर हार्मफुल होते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ पर, हमारी प्रॉपर्टीज़ पर, वो हमारा नेचुरल हजार्ड्स है। दीज मे बी शिफ्ट और परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव एनवायरमेंट सेटिंग लाइक करेंट्स इन ओशन, स्टीप स्लोप्स एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स इन हिमालयन और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन इन डेजर्ट्स और ग्लेशियटिक एरिया। सो ये सारी चीज़ें जैसे कि एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होना ग्लेशियर्स में
और डेजर्ट्स में, ये सारी हमारे नेचुरल हजार्ड्स कहलाता है। अब हमारे नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो सडन होते हैं, जो कि हमारे लार्ज स्केल पर हमारे डेथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब नेचुरल हजार्ड्स क्या होता है? मतलब होता है धीरे धीरे बोल्ड होता है, उससे हमें थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट होता है हमारी ह्यूमन लाइफ पे। और लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है उससे हमें एकदम रिलेटिवली सडन लार्ज स्केल कॉज होता है, जिससे कि हमारा डेथ हो सकती है, वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा लोगों की लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम एंड लाइफ्स ओवर विच पीपल हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल। मतलब जिस पर लोगों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, एकदम तूफानी, एकदम बाढ़ आ गई, एकदम से सब हो गया, सब तहस नहस हो गया। सो ये सब हमारा डिज़ास्टर कहलाता है। Thus any event can be cast as disaster when the magnitude of destruction and the damage caused by it is very high। कुछ भी चीज़ तब डिज़ास्टर कहलाएगी जब उसका इफ़ेक्ट जो होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस कितना उसमें हार्मफुल हुआ है, कितना डिस्ट्रक्ट किया है उसने, कितना डैमेज किया है, वो बहुत ज़्यादा होगा, तब हम उसको नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे। ठीक है। जनरली डिज़ास्टर आर generalized experience of people the world over, and no two disasters are similar and comparable to each other. Every disaster is unique in terms of the local socio-environmental factor that control it, the social response it generates, and the way each social group negotiate with it. So ऐसा नहीं है कि हम कोई भी दो डिज़ास्टर को हम कंपेयर कर ले, जैसे हमने देख लिया कि फ्लड यहाँ पे इतनी आई है, यहाँ पे अर्थक्वेक, इन दोनों को हम कंपेयर कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक डिज़ास्टर यूनिक है, हर एक डिज़ास्टर अलग है, कोई भी डिज़ास्टर सिमिलर नहीं है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे अलग अलग टाइप का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, अलग अलग हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, जिसकी वजह से वो होगा। ठीक है। However, the opinion mentioned above is indicative of three important types. Firstly, the magnitude, intensity, frequency, and damages caused by natural disaster have increased over the year. So, ये जो ओपिनियन हमने ऊपर देखा, उसके अकॉर्डिंगली हम थ्री टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, थ्री थिंग्स में इसको कर सकते हैं। एक तो हम मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, क्या वो डैमेज कॉज करेगा हमारे ऊपर, उसकी क्या इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर की कुछ हमारे जो ईयर्स में इंक्रीज़ होती जा रही है ज़्यादा। अब हम देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारे यहाँ भाई आते जा रहे हैं डिज़ास्टर्स, और जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा, बहुत जितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं उतने ज़्यादा हमको उनका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, उतना ज़्यादा उनसे हमें डैमेज हो रहा है। Secondly, there is a growing concern among people the world over to deal with the menace created by these, so that the loss of human life and property can be minimized. Secondly, ये है कि भाई हम कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि भाई क्या करें, क्या क्या मेजर्स लें जिसकी वजह से हमारे जो ये ह्यूमन्स लाइफ पे इनका जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो कम हो जाए, कैसी प्रोसेस जिससे कि मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। एंड फाइनली सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द ईयर, और ओवर द ईयर हमने बहुत सारे चेंजेस जो है वो अडॉप्ट करे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम अपने नेचुरल डिजास्टर्स को मिटिगेट कर पाए, ओके, प्रिवेंट करने की कोशिश कर पाए। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ चेंज इन द perception of natural disaster and hazards. Previously, hazards or disasters were seen as two closely associated and interrelated phenomena. Area prone to natural hazards were more vulnerable to disasters. So, अभी हमने देखा था कि हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और जो हजार्ड्स हैं, उनमें हमने देखा था कि हम इनको कभी कभी इंटरचेंज भी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं था। हजार्ड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बोल्ड होती है प्रोसेस, और मतलब वल्नरे बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता है उनसे, धीरे धीरे करके हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट होता है। बट नेचुरल डिज़ास्टर सडन होते हैं, उनसे हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। सो
जो नेचुरल हज़ार्ड वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे हज़ार्ड बहुत ज़्यादा होता है, वो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल होता है डिज़ास्टर आने के लिए, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिज़ास्टर आने के चांसेस हैं। हेंस पीपल अवॉइडेड tampering with the delicate balance that existed in a given ecosystem. People avoided intensification of their activity in such area, and that is how disaster were less damages. So क्या होता है, जो ये एरिया है जहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स एरिया है, जो वल्नरेबल है हमारे डिज़ास्टर आने के लिए, सो पीपल क्या करते हैं, उन एरिया में वो एक्टिविटीज़ जो हैं, जो एक्टिविटीज़ हमारे डिज़ास्टर्स लाने का काम करती हैं, कॉज करती हैं डिज़ास्टर करने को, तो हम वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ कम करते हैं, जिससे कि हमारे डिज़ास्टर्स जो है वो कम आए और लेस डैमेजेस हों, उनसे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। टेक्नोलॉजिकल पावर हैज़ गिवन लार्ज कैपेसिटी टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर. Consequently, now human beings tend to intensify their activities into disaster-prone area, increasing their vulnerability to disaster. Colonization of floodplains of most of the rivers and development of large cities and port towns like Mumbai and Chennai along the coast and touching the shore due to high land value make them vulnerable to the occurrence of cyclone, hurricane and tsunami. So, जो एरियाज़ जैसे कि अभी मैंने बताया, जो हज़ार्ड वाली एरिया होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है, ज़्यादा वल्नरेबल होती है हमारे डिज़ास्टर आने के लिए। सो वैसे ही जो हमारी प्लेन है, जो हमारी फ्लड प्लेन्स है हमारी, और जो हमारी रिवर्स के आसपास के जो फ्लड प्लेन्स हैं, वो एरिया भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है डिज़ास्टर आने के लिए, जिसमें 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 कि पीपल क्या कर रहे हैं अभी भी वहाँ पे भाई रहने के लिए अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं उन फ्लड प्लेन्स पे, जहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे बहुत जल्दी डिज़ास्टर आ सकता है। कोस्ट के पास जो एरिया है, कोस्ट जो ये हमारी कोस्ट है, जैसे कि मुंबई में और चेन्नई में, ये जो कोस्ट के पास एरिया है बहुत वल्नरेबल है, लेकिन वहाँ पे हम लोग रह जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ अपनी करे जा रहे हैं। सो उस वजह से हमारा वो एरिया है, जो हमारा एरिया है साइक्लोन आने के लिए, हरिकेन्स और सुनामी आने के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमारा कोस्ट के पास एरिया है। सो इस जगह पे हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैव कॉज्ड वाइड स्पेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल डिज़ास्टर हमारे जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पर और हमारी प्रॉपर्टीज़ पर। Concerted efforts are on at various levels to take appropriate measures to deal with the situation. What happened? Okay. Concrete efforts are on at various levels to take appropriate measures to deal with the situation. It has also been felt that the damage caused by natural disaster have global repercussions that are beyond the measure and capabilities of individual nation state to cope up with. So, ये क्या है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है वेरियस लेवल पर हमने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स को एक इंडिविजुअल कंट्री जो है वो कुछ कर ले और उसकी वजह से हमारा एक कंट्री ने कुछ मेजर ले लिया है तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल डिज़ास्टर होना हर जगह बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें पूरा जो हमारा पूरे हमारे ग्लोब को जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर करना पड़ेगा, तब जाके उनको मिलकर कोप अप करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे ये जो है वो कम हो सकते हैं। सो उसके लिए हमने जो ग्लोबल लेवल पे हमने क्या क्या किए हैं, जैसे कि ये इश्यूज़ जो है वो रेस किया गया है हमारी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1989 में। उसकी वजह से हमने फाइनली जो हमने फॉर्मलाइज करी है अपनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन 1994 इन जापान में हमने अपनी 1989 जो हमने यूएन जनरल असेंबली में ये जो कंसर्न इशू रेस किया था, उसकी वजह से हमने अपनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि ग्लोबल लेवल पर है वो हमने बनाया है, फॉर्मलाइज किया है। ओके, सो द
दिस वॉज subsequently called the Yokohama Strategy and plan of action for a safer world. So इसको हम Yokohama Strategy बोलते हैं और plan of action for a safer world भी बोलते हैं. ओके अब हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि जो हम अपने नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो हमारे क्या क्या कौन कौन से टाइप के होते हैं, मतलब उनको हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा. ओके बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ओके So now classification of natural disasters. Human beings the world over have experienced disaster and have faced and lived them with them. Now people are becoming aware and various steps have been initiated at different levels for mitigating the effect of disaster. So human level जो है हमारे वर्ल्ड में हमें एक्सपीरियंस डिजास्टर्स का, सो हम उनको फेस करते हैं और हम उनके साथ रहते हैं. बट नाउ क्या हो गया है, पीपल को इनके बारे में अवेयर हो गए हैं, जानकारी हो गई है, तो हमने बहुत सारी स्टेप्स और इनिशिएटिव लिए हैं डिफरेंट लेवल्स पर इनको मिटिगेट करने के लिए, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए. आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर इज बीइंग कंसिडर्ड इज एन इफेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टेप टू डील promptly and efficiently with the disaster. So हमने अलग अलग लेवल पर इनिशिएटिव लिए गए हैं, बट उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो डिज़ास्टर है ये किस टाइप का है, ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ह्यूमन के लिए. तो भाई अब हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानना भी तो ज़रूरी हो जाता है. उसलिए हमें क्लासिफाई करना हर एक डिज़ास्टर का ज़रूरी है. अब ऐसा तो नहीं है कहीं पे फ्लड आ रही है तो हम फ्लड की हम वहाँ पे अर्थक्वेक वाले मेजर लेने लगे, भाई ये तो गलत हो जाएगा ना. जहाँ पे फ्लड वाला एरिया है, फ्लड के लिए हमें फ्लड के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, मिटिगेशन के लिए इफेक्ट लेने पड़ेंगे, और अर्थक्वेक के लिए हमें अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली मिटिगेशन के इफेक्ट्स जो है वो लेने पड़ेंगे. तो हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो ब्रॉडली हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जो कि हमने टेबल में 16.1 में देखा हुआ है. एंड दैट इज दीज आर, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल जो हमारे लैंड पर होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक जो हमारे पानी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक हो गए, जो हमारे लैंड से रिलेटेड हो गए वो हमारे टेरेस्ट्रियल हो गए, जो हमारे एक्वेटिक से रिलेटेड हो गए वो हमारे पानी वाले हो गए, पानी वाले हमारे एक्वेटिक से हो गए, और हमारे बायोलॉजिकल हो गए, जो कि हमारे एनिमल्स वगैरह पर हमारे मतलब बायोलॉजिकल जिनसे हमें इफेक्ट हो रहा है, मतलब कोई डिसीज़ आना या फिर हमारे प्लांट और एनिमल्स पे कुछ इफेक्ट होना, सो वो हमारे बायोलॉजिकल हो गए. ओके सो एटमॉस्फेरिक हमारे ब्रिजार्ड हो गया, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, टॉर्नेडोज, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हीट वेव्स और लू, कोल्ड वेव्स एटसेट्रा, ये हमारे एटमॉस्फेरिक हो गए. टेरेस्ट्रियल हमारे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, एवलेंसेस, सब्सिडेंस, सॉइल इरोजन. सो ये अभी हम डिटेल में सब पढ़ेंगे. ओके ये हमारे हो गए. फ्लड्स, टाइडल वेव्स, स्टॉर्म सर्ज, सुनामी, ये सारे हो गए. और बायोलॉजिकल हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एज कॉलोनाइजर, इंसेक्ट्स, इंसेक्टिफिकेशन, infestation, fungal, bacterial and viral diseases such as bird flu, dengue, etc. So ये सारे हमारे बायोलॉजिकल हो गए. ओके सो हमारे 4 टाइप में हमने इनको डिवाइड किया गया है. अब हम इनको आगे पढ़ेंगे. सो हमारी इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसने हर एक टाइप का जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस करा है नेचुरल डिजास्टर्स. India is one of those countries which has experienced most of natural disaster mentioned in table. So हमारे जो
6.1 के नीचे वाली टेबल दी गई है, इसमें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स लिखे हुए हैं, इंडिया ने मोस्टली वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं हमने एक्सपीरियंस करे हुए हैं. Every year it loses thousands of lives and property worth millions of rupees due to these natural calamities. In the following section, some of the highly devastating natural disasters have been discussed, particularly in the context of India. So, जो हमारे इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हमने बहुत ही ज़्यादा हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही ज़्यादा तरीके से लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइव्स गई हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है. थाउजेंड्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जिसकी मिलियंस ऑफ रुपीज़ जिसकी कीमत थी, वो हमने इन नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से गवाई हैं. इस चैप्टर में हम अपने कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो हाईली डिवास्टेटिंग, जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो सारे डिज़ास्टर्स हम पढ़ेंगे. ओके. नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड हजार्ड्स इन इंडिया. क्योंकि हमारी इंडिया की बुक है ना, सो हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. और हम लास्ट अपनी जो दूसरी वाली जो बुक है ना हमारी फिज़िकल वाली, उसमें हम अपने वो वाले पढ़ेंगे जो भी हमारे मतलब एज अ मेन चीज़ है, वो सब पढ़ेंगे. इसमें हम सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. It was discussed in one of the previous chapters that the India is vast and diverse in terms of physical and socio-cultural एट्रीब्यूट्स. सो हमने लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें. हमारे सोशियो कल्चरल में भी, हमारे फिज़िकल चीज़ों में भी, कहीं पे हमारे पहाड़ हैं, कहीं पे हमारी रिवर्स हैं, कहीं पे हमारे डेक्कन एरिया है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है. सो ये इन और हमारी कहीं पे कैसा कल्चर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंट. सो इसकी वजह से हमारा जो वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें भी हमारी एनवायरमेंटल जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो भी हमारी अलग अलग टाइप की हैं. कहीं पे हमारा कैसा है, कहीं पे कैसी है. इट्स लार्ज ड्यू टू इट्स vast geological area, environment diversity and cultural pluralities that scholars often describe it using two meaningful adjectives like the Indian subcontinent and the land of unity in diversity. तो इस वजह से हम इंडिया को अपने वैसे भी कहते हैं, हमारी जो इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कौन कौन सा एरिया हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या आता है. हमारा पाकिस्तान वाला एरिया, इंडिया वाला एरिया, हमारा बांग्लादेश वाला एरिया, हमारा नेपाल, भूटान, ये सारे एरिया को मिला के हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं. और इसको ही हम इंडिया को अपनी क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारी इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारी डाइवर्सिटी में भी हमारी यूनिटी है. Its vastness in terms of natural attribute combined with its prolonged colonial past, contributing various forms of social discrimination and also equally large population have enhanced its vulnerability to natural disaster. These observations can be illustrated by focusing on some of the major natural disaster in India. So इस वजह से हमारी इंडिया में हमने अपने कॉलोनियल पास्ट में भी बहुत ज़्यादा देखी थी. उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था. सो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा वल्नरेबिलिटी जो है हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स की थी. ये सारी चीज़ें हम अपने चैप्टर में इसमें ऑब्जर्व करेंगे और हम उनको इलस्ट्रेट करेंगे इन सारे मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स को देखते हुए. ओके. सो नाउ हमारा फर्स्ट है अर्थक्वेक. हमारा जो अर्थक्वेक है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हाईली डिस्ट्रक्टिव है. जितने सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. जो कि हमने अपने लास्ट जो बुक थी, मतलब लास्ट बुक नहीं थी, हम आगे अपनी कवर करेंगे जो बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, उसमें हमने पढ़ाई हुआ है अपने अर्थक्वेक के बारे में. हमने टेक्टोनिकल
टेक्टोनिक ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, कैसे हमारे जो अर्थक्वेक है वो कैसे होता है, कैसे हमारा जो ये मोस्ट डिवास्टेटिंग है, देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज़ ऑल्सो क्वाइट लार्ज, और उनका जो इन्फ्लुएंस करने का, इफ़ेक्ट देने का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, कितने ज़्यादा एरिया में ये होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे आने वाले अपने चैप्टर में। Earthquakes are by far the most unpredictable and highly destructive of all the natural disasters. You have already learned the cause of earthquake in your book. So हमने अपने कॉज पढ़ेंगे इस बुक में, तब तक के लिए सिर्फ इतना देख लेते हैं। तो हमारे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में होते हैं। दीज अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट brought about by the sudden release of energy during the tectonic activities in the large earth crust. So ये हमारा सडन जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी जो अर्थ के अंदर, उसकी वजह से होता है। और जो हमारा, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें, वरना आप कहोगे कि अब वो बुक देखनी पड़ेगी, वो तो आप तो देखनी ही पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको कर देती हूँ। तो क्या था हमारा, ये हमारा अर्थ है, बहुत मिलियंस ईयर पहले, ये इक्वेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ईयर पहले हमारी जो अर्थ थी वो यहाँ पे कहीं पे थी, सॉरी हमारी जो मतलब एक टाइप से ये मान लो हमारी इंडिया, ठीक है, इंडिया और हमारी ऑस्ट्रेलिया जो थी वो हमारी साथ में, ये जो प्लेट थी इंडियन प्लेट और हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों थी साथ में थी। तो क्या हुआ, हमारी अर्थ ने यहाँ से मूव, ये इंडिया ने हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो इंडिया का पार्ट जो है हमारा इधर चला गया और हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट इधर चला गया, मतलब ये दोनों, हमारा इंडिया इधर को मूव कर गया और ये हमारा इधर इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम इंडिया आ गए और ये हमारा यहाँ पे आ गया। सो उस वजह से हमारी जो इंडिया में अलग अलग जगह पर जब हम कुछ ऐसी एरिया पर गए होंगे जहाँ पे लावा निकल रहा होगा, तो उसकी वजह से हमारे डेक्कन प्लेट्यू वगैरह बने थे। हमने अभी डेक्कन प्लेट्यू वाले उसमें देखा था अपने कि हमने ऐसे करके पढ़ा था। तो ये प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो हमारा अर्थक्वेक भी जो है अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम अपने वो वाले चैप्टर में अच्छे से कवर कर लेंगे, तब तक के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए। As compared to these, the earthquake associated with volcanic eruption, rockfall, landslide, subsidence, particularly in the mining areas, importing of dams and reservoir etc. So हमारे जो earthquake है वो इन सारी reasons की वजह से होता है, और क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें अपना earthquake देखने को मिलता है। Have limited area of influence and scale of damages, ठीक है। It is mentioned in chapter 2 of the book that the Indian plate is moving at a speed of 1 centimeter per year toward the north and northeastern direction, and this movement of plate is being constantly obstructed by Eurasian plate from the north. As a result of this, both the plates are said to be locked with each other, resulting in accumulation of energy at different point of time. Excessive accumulation of energy resulting in building up of stress, which ultimately led to the breaking up of rock and sudden release of energy caused the earthquake along the Himalayan arch. So हमने अपने लास्ट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो हमारे जो प्लेट है ना, हमारी यूरेशियन प्लेट और जो हमारी इंडियन प्लेट है वो अभी भी एक दूसरे से ऐसे मिल रही है, ठीक है, अभी भी। तो उसकी वजह से जो हमारा हिमालयन है, जो वो अभी भी उनकी जो हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। जब ये ऐसे टकराती है, कोई भी चीज़ जब टकराती है तो भाई ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती जा रही है, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है बहुत सारी वो यहाँ इस एरिया में अकोमुलेट हो जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी अकोमुलेट हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो हिमालयन एरिया में है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। सो यही था इस वाले इसमें
स्ट्रेस हो जाता है, उस स्ट्रेस की वजह से हमारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेट होने की वजह से हमें सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एकदम से एनर्जी, एकदम से बहुत ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हुई एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, उसकी वजह से हमारे हिमालय में अर्थक्वेक जो है वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा। हिमालयन आर्च में सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स आर, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है हमारे अर्थक्वेक की वजह से, वो हमारे हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, सब डिवीज़न ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो ये जो हमारी जगह है ये सारी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। Apart from these regions, the central western part of India, particularly Gujarat and Maharashtra, have also experienced some severe अर्थक्वेक। सो इन एरियाज़ के अलावा जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारा गुजरात में हमारा बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को कहाँ मिला था, 1918-19 में हमें देखने को मिला था, 1956 में, 2001 में, महाराष्ट्र में 1967 में, 1993 में हमने एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक इन एरिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन एरिया में है, यहाँ पर भी हो सकता है। Earth scientists have found it difficult to explain the occurrence of earthquake in one of the oldest, most stable and mature landmass of peninsula block for a long time. Recently, some earth scientists have come up with a theory of emergence of fault line and energy build up along the fault line represented by the river Bhima Krishna near Lathur and Osmanabad, Maharashtra, and the possible breaking down of the Indian plate. So बहुत टाइम तक क्या हुआ था, जो हमारे अर्थ साइंटिस्ट थे उनके पास कोई रीज़न नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए क्या जो हमारा पेनिनसुला ब्लॉक है, जो मैंने आपको बताया था 4th चैप्टर में अपने, कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अभी तक है वो। सो मैच्योर भी है, बहुत ज़्यादा टाइम से वो है ना, इसलिए उसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट थे वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि भाई रीज़न क्या है इस एरिया में भी अर्थक्वेक आने का। बट अभी के जो रिसेंटली जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे फॉल्टिंग की वजह से, जो मैंने आपको फॉल्टिंग बताया था, यहाँ फॉल्टिंग क्यों होती है, क्योंकि जब चल के आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा, जब हमारी प्लेट चल के आ रही थी तो उसकी वजह से फॉल्टिंग वगैरह हो जाती है हमारी। जब हिमालय प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो हमारी यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तो उसकी वजह से हमारी फॉल्टिंग हो गई थी। सो उन रीजंस की वजह से हमें अर्थक्वेक जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमारे जो रीसेंट जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये बताई फॉल्ट लाइन की वजह से। और जो हमारी फॉल्ट लाइन है वो हमारी कहाँ कहाँ पर देखी जाती है, वो हमारी जो कृष्णा का जो भीमा वाला एरिया है वहाँ पर देखी गई है, महाराष्ट्र में देखी गई है। सो ये यहाँ पर पॉसिबल ब्रेकडाउन है इंडियन प्लेट्स का। ओके, सो हमारे जो नेशनल जियो फिजिकल लेबोरेटरी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मीटरोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, along with the recently formed National Institute of Disaster Management, have made an initiative analysis of more than 1200 earthquakes that have occurred in India in different years in the past, and based on this they divide India into the following 5 earthquake zones. So इन सब लोगों ने अपने जो 1400 अर्थक्वेक हुए हैं लास्ट ईयर्स में, उनमें सबको एनालाइज किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंडिया है उसको 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया। हमारी जो ये इंडिया है ना, इसको हमने हमारे पूरे 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। ओके, सो हमारी इंडिया को पूरे 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वेरी हाई डैमेज रिस्क अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है अर्थक्वेक के। हाई डैमेज अर्थक्वेक यहाँ पे वेरी था, यहाँ पे उससे थोड़ा कम हाई है, लेकिन मॉडरेट अर्थक्वेक मॉडरेट आते हो, मतलब वहाँ पे मॉडरेट है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो अर्थक्वेक का। लो डैमेज, बहुत कम डैमेज हो यहाँ पे, और जहाँ पे वेरी लो डैमेज रिस्क हो अर्थक्वेक का। सो इन जोन में 5 जोन के अकॉर्डिंगली इसमें इनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट जोन जो है वो उनने एक्सपीरियंस किया है बहुत ही ज़्यादा
डिवास्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला अर्थक्वेक हमारी इंडिया ने इन जगहों में, जो हमारी ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है। As shown in the figure 6.2, areas vulnerable to these earthquakes are the northeast states area of the north of Darbhanga and Arari along the Indo-Nepal border in Bihar, Uttarakhand, West Bengal, Himachal Pradesh, and Kashmir Valley in Himalayan region, and Kutch, Gujarat. These are included in very high damage risk zones. So ये हमारा जो इसमें है, इसमें हमने देखो, अब हम मैप के थ्रू समझते हैं। सो हमारा जो बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई डैमेज रिस्क जो हमारा एरिया है, वो हमारा ये वाला है, ये दिस दिस दिस, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया, ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन, थोड़ा सा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू। सो ये जो हमारा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ही हमारे जो अर्थक्वेक प्रोन है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे जो लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे नेशनल जियोलॉजिकल जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह बनी हैं, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हमने 1200 अर्थक्वेक लिए हैं, उनको एनालाइज करने के बाद ये जो एरिया है, उनके अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया है, वेरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत वल्नरेबल है ये एरिया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हमारे जो अर्थक्वेक से हम लोग को हार्म है, जो भी हमारा परेशानी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये एरिया ये था। अब हमारा इससे भी जो इससे थोड़ा कम है लेकिन हाई है, वो हमारा एरिया क्या है, वो हमारा ये पूरा, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश, ये हमारा उत्तराखंड, ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ये भी प्रोन एरिया है, बट ये हमारा उससे कम है। ये गुजरात का ये थोड़ा वाला पार्ट है, ये वाला एरिया। ठीक है, सो ये हमारा, और ये हमारा महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा पार्ट, और ये हमारा ये वाला पार्ट। सो ये हमारा थोड़ा उससे फर्स्ट वाले के थ्रू अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और उनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब हमारे मॉडरेट अर्थक्वेक जो हमें देखने को मिलते हैं, उनसे कम वो हमारे ये वाला एरिया है, ये वाला पूरा एरिया। यहाँ पे हमें जो है मॉडरेट अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब हमारे आते हैं जो लो एरिया है, जहाँ पे हमें कम इफ़ेक्ट होगा हमारे अर्थक्वेक से, वो हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा साउथ का तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारा, ये जो एरिया है, जो ये ऐसी लाइन है ना, ये ऐसी लाइन, ये हमारा लो वाला एरिया है। और इसके बाद जो ये बचा हुआ जो एरिया है, वो हमारा लो, बिल्कुल ही वेरी लो डैमेज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये हमारा एरिया था अर्थक्वेक का। Similarly, the remaining part of Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, northern part of Punjab, east part of the Haryana, Delhi, western Uttar Pradesh, northern Bihar fall under the high damage risk zone. Remaining part of the country fall under the very low damage zone. Most of the area that can be considered safe are from the stable landmass covered under the Deccan Plateau. So हमने देख लिया। और जो हमारा मोस्ट जो एरिया है जहाँ पे जो सेफ है हमारे अर्थक्वेक एरिया के लिए, वो हमारा डेक्कन वाला प्लेट्यू वाला जो एरिया है, वो वाला एरिया ज़्यादा है। ठीक है, उसका लैंडमार्क ज़्यादा है। अब हमारे अर्थक्वेक से हमारे सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। So, the idea of an earthquake is often associated with the fear and horror due to the scale, magnitude, and suddenness at which it spread disaster on the surface of the earth without discrimination. So, जो earthquake है हमारे, वो हमारे
फ़ियर और हॉरर है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इनसे हमारे जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाता है, और जो ये है ये बहुत ज़्यादा सडन है, हमें एकदम वार्निंग लेने नहीं पता चलती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड से होते हैं। सो इस वजह से हमें जो है इनसे बहुत ज़्यादा एकदम फ़ियर होता है, और ये जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमारे जो अर्थ पे हैं, हमारी अर्थ के सरफेस पर इफेक्ट डालते हैं। इट इज़ बिकेम अ calamity when it strike the area of the high density of population. It not only damage and destroy the settlement infrastructure, transport and communication network, industries and other developmental activities, but also rob the population of their material and socio-cultural gains that they have preserved over generations. So ऐसा नहीं है कि जब ये होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी इन पर ही नुकसान दिलाते हैं। जब ये हमारे ऐसी किसी एरिया पर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की, वहाँ पे हमारे ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह की एक्टिविटीज़ पर और मटेरियल पर ही नहीं इनका इफ़ेक्ट होता है, बल्कि जो हमारे सोशियो कल्चर गेम्स होते हैं, जो हमने इतने सालों में अपना जो कल्चर वहाँ पे बिल्डअप किया गया होता है, प्रिजर्व जो हमने किया गया होता है अपनी ओवर जनरेशंस इतनी सारी जनरेशन से, उन पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इट रेंडर देम होमलेस विच पुट एन एक्स्ट्रा प्रेशर एंड स्ट्रेस पर्टिकुलरली ऑन द वीक इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। सो ये उन लोगों को होमलेस कर देता है, उनके घर ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए बहुत, उस वजह से हमारी जो ऐसी इकोनॉमी है जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बुल्ट होता है, भी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बुल्ट होता है प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। Earthquakes have all encompassing disasters effect on the area of their occurrence. Some of the important one on list on table. So earthquake के बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के disasters होते हैं। कुछ हमारे ये जो earthquake के effects हैं वो हमारे यहाँ पर लिखे हैं। ग्राउंड पर हमारे earthquake के क्या disasters होते हैं, हमारे earthquake की वजह से हमें जो सेटलमेंट है वो ख़राब हो सकता है, हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है, हमारा अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, हमारी चेन इफ़ेक्ट हो सकती है बहुत ज़्यादा, और मैनकाइंड पर क्या क्या हो सकते हैं, हमारे हमारे कोलैप्स हो सकती है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो, हमारा पॉसिबल चेन इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब चेन इफ़ेक्ट का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टाइप से चेन बिल्ड हो जाएगी, और हमारा वाटर पे क्या हो सकता है, हमारे जो हमारा प्रेशर बिल्ड होने की वजह से हमारी सुनामी आ सकती है, वेव्स आ सकती है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हमारे अपार्ट फ्रॉम दीज अर्थक्वेक ऑल्सो हैव सम सीरियस एंड फार रीचिंग एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। अर्थक्वेक के कुछ हमारे होने के बाद में हमारे एनवायरमेंट पे भी इसके कुछ इफेक्ट होते हैं। सरफेस सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस fission on the upper layer of the earth crust, through which water and other volatile material gush out, inundating their neighboring area. Earthquakes are also responsible for landslide, and often these cause obstruction in the flow of river and channel, resulting in formation of reservoirs. Sometimes rivers also change their course, causing floods and other calamities in affected areas. So एनवायरमेंटल क्या है इसके, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ये हैं कि कभी कभार क्या होता है कि अर्थक्वेक की वजह से हमारे जो रिवर हैं उसमें फ्लड आ जाती है। जो हमारी एरिया जो है, जो हमारी रिवर है, वो कभी कभी अपना जो रिवर का जो पाथ है, जो जैसे मान लो हमारी कोई रिवर है वो हमारी इस डायरेक्शन से इस पाथ से जा रही है, बट ये हमारे अर्थक्वेक की वजह से उसने अब अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ से वो इधर चली गई। सो अब ये हमारे ये वाली जो एरिया था, उनको तो नहीं पता था कि यहाँ पे ये रिवर का पाथ है, यहाँ पे पानी नहीं आ सकता, तो उसकी वजह से इस एरिया में जो है वो फ्लड आ जाती है। सो ये यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब हमारे मिटिगेशन क्या क्या हम कर सकते हैं अर्थक्वेक के लिए। हमारे अनलाइक अदर डिजास्टर, डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक आर मोर डिवास्टेटिंग सिंस इट आल्सो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक, प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू द विक्टिम बिकेम डिफिकल्ट। सो डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे,
बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाता है। तो कभी कभी इतना सडन हो जाता है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है और जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको भी तोड़ देता है। तो जो हमारे विक्टिम होते हैं उस एरिया के, जिनको अर्थक्वेक की वजह से दिक्कतें हुई होती है, जिन्होंने अपना घर खो दिया होता है, अपनी जान गंवा दी होती है, इंजर्ड होते हैं, वहाँ पे हमारी जो हेल्प जो है उन विक्टिम्स को पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। It is not possible to prevent the occurrence of any earthquake, hence the next best option is to emphasis on disaster preparedness and mitigate rather than curative measures such as so ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी अर्थक्वेक को रोकना। तो उसके लिए हम उसको अपने आप को ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम आगे जो अर्थक्वेक आए उसके लिए हमें खुद को ऐसे प्रिपेयर कर लेना है कि उससे हमें कम से कम नुकसान हो, हम उसके लिए जल्दी से जल्दी अपना सॉल्यूशन ला पाएँ। तो उसके केस में क्या क्या हमारे हैं, वो है establishing earthquake monitoring center for regular monitoring and fast dissemination of information among the people in the vulnerable area. Use of geological positioning system can be of great help in monitoring the movement of tectonic plates. So हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो अर्थक्वेक है उसकी जो सीस्मिक जो वेव्स हैं, सीस्मिक जो सेंटर है उसको मॉनिटर करते रहे रेगुलरली, जिससे कि जब भी अर्थक्वेक आने के हमें चांसेस लगे तो हम हमारी जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको हम पहले ही बता दें कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, जिससे कि वो अपने आप को वैसे तैयार कर ले। उस तरह से जहाँ पे वो एरिया जो वल्नरेबल हो अर्थक्वेक के लिए, वहाँ से लोग चले जाए। तो वहाँ पे जैसे लोग चले जाएंगे तो लोगों की जान पे कम आफत आएगी। सो ये सारी चीज़ें करके हम जीपीएस का यूज़ करके मॉनिटर कर सकते हैं, ये सारे करके हम ये कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द कंट्री एंड डिस्क्रिमिनेट ऑफ द वल्नरेबिलिटी रिस्क, इन्फॉर्मिंग अमॉन्ग द पीपल एंड एजुकेटिंग दैम अबाउट द वे एंड मीन्स मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। हम क्या कर सकते हैं, अपने मैप एक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था कि कौन सा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया है अर्थक्वेक के लिए, कौन सा है लो एरिया है अर्थक्वेक के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उन लोगों को एजुकेट कर सकें वहाँ के, उनको वैसे ही हम उनका वेज और मीन्स प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो अपने आप को डिज़ास्टर्स के इफ़ेक्ट से जो हो वो कम हो, उनका उनके ऊपर डिज़ास्टर का इफेक्ट। सो ये कर सकते हैं हम। मॉडिफाइंग द हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग डिज़ाइन इन द वल्नरेबल एरिया एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, लार्ज इंडस्ट्रियल establishment and big urban center in the such area। So जो हमारा वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे हम अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पर वो डिस्करेज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जो प्रोन एरिया है, वल्नरेबल एरिया है अर्थक्वेक के लिए, वहाँ पे हम कहेंगे कि भाई आप बहुत छोटी छोटी सी बिल्डिंग बनाइए। अगर ज़्यादा बिल्डिंग बड़ी होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी उतनी अगर गिरेगी जब अर्थक्वेक आने पे, तो हमारा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतने ज़्यादा आसपास के जो एरिया है वहाँ पे पीपल होंगे या फिर जो घर होंगे उनको नुकसान होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। फाइनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइंस एंड यूज़ लाइट मटेरियल इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द वल्नरेबल एरिया। तो ये हमें मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो अर्थक्वेक के जो वल्नरेबल एरिया है वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होना है कुछ भी बनाने के लिए, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हमें लाइट मटेरियल यूज़ करना है। और मतलब जो मेजर्स डिज़ाइन की इस डिज़ाइन की चीज़ें बनानी है। सो ये सब करके भी हम अपना मिटिगेट कर सकते हैं अपने अर्थक्वेक को। ओके, सो ये रहा हमारा अर्थक्वेक का। अब हम अपना कवर करेंगे सुनामी का। सो अब कितना रह गया है, सुनामी, ड्रॉट्स भी तो है, काफ़ी है। हमारा जो आगे का है ना सुनामी और ड्राउट्स वगैरह, वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए, वो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है वो मैं आपके नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूँगी या फिर आज ही अपलोड कर दूँगी होने के बाद में, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, और ये लास्ट चैप्टर है इसलिए मैं आपको
पार्ट में कर रही हूँ, वरना मैं आपको पार्ट में नहीं देती हूँ, चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर हो जाए। बट आप अच्छे से समझ जाएंगे, जब ये अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका जो चैप्टर जो नेक्स्ट बुक है ना इसकी, जो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिए। इसलिए मैं एकदम अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ, एकदम जल्दी जल्दी करके नहीं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। सो उसमें देखते हैं हम लोग, और मिलते हैं आप उस वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए एकदम। एक बार इसको वीडियो देखने के बाद में आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। जब आप एक बार वीडियो देख के दोबारा से पढ़ेंगे तो जाके आपके थोड़ा एक दो बार और पढ़ेंगे, तब जाके आपको आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अभी तो आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे नहीं होगी। ओके, सो मिलते हैं हम आपको अपनी दूसरी वाली वीडियो में। तब तक के लिए सही से अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।